तो जो अभी तक किया है वो क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये ईयर है, यहाँ पर ये ईयर है और ये रिटर्न दिया हुआ है, मतलब इस फॉर्म में अगर डेटा है, तो अपना जो आर बार है वो आएगा समेशन आर अपॉन एन इस फॉर्म में। और जब डेटा इस फॉर्म में है, हिस्टोरिकल फॉर्म में, हिस्टोरिकल डेटा है, पास्ट डेटा है, तो समेशन आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, एक ये देखा हुआ है। आगे कुछ डेटा फ्यूचरिस्टिक था। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या, आर दिया होता है और प्रोबेबिलिटी दिया होता है, तो अपने रिटर्न्स कैसे निकालते हैं, आर इंटू पी करते हैं या पी इंटू आर करते हैं, बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेड आर आ जाता है। दैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड आर मतलब आर बार, ठीक है। और मतलब मीन आ गया यहाँ पर, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से अगर प्रोबेबिलिटी है तो। और ऐसे टाइम पे स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला था समेशन पी इंटू आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर, यानी कि हम आर माइनस आर बार करते हैं, इधर जो आंसर मिला वो आर बार करते हैं यहाँ पर, उसका स्क्वायर करते हैं, बराबर ना, और फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करते हैं। तो ये भी हमने किया हुआ है, बराबर है। आगे हमने इसके बाद सीखा कि कोवेरियंस करके कुछ तो होता है। कोवेरियंस का मतलब क्या था, कोवेरियंस मतलब को मूवमेंट, दो चीज के बीच का मूवमेंट कैसा था, तो हम लोग को कैसे निकालते, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, बराबर ना, अपॉन एन। देखो समझो ना, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो आंसर प्लस में आएगा, मतलब दोनों का चेंज ऑफ डायरेक्शन सेम है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर प्लस में आएगा, बराबर ना, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और अगर एक प्लस है एक माइनस है, सॉरी, तो एक माइनस है एक प्लस है, बराबर, तो एक माइनस है एक प्लस है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो कोवेरियंस अपने को डायरेक्शन बताता है, हमेशा परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स किया, यानी कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई। बात को समझो, ये परसेंटेज स्क्वायर में, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, बराबर ना। तो जैसे ये परसेंटेज परसेंटेज में था, तो परसेंटेज स्क्वायर अपॉन परसेंटेज स्क्वायर, तो ये जो आंसर आ रहा था ना, ये आर का फॉर्मूला है, आर का, तो वो यूनिट्स फ्री हो गया, मतलब वहां से परसेंटेज परसेंटेज सब हट गया, ठीक है ना। अब आर क्या है, वो कोरिलेशन बताता है। आर क्या है, कोरिलेशन बताता है। कोरिलेशन, कोरिलेशन मतलब क्या, कि दो चीज का रिलेशन कैसा है। आर कभी भी किसके बीच में होगा, आर हमेशा -1 से +1 के बीच में होगा, ठीक है। कोवेरियंस जो है वो कहां से होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, कुछ भी बड़ा वैल्यू कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोरिलेशन जो है वो -1 और +1 के बीच में रहेगा। अगर -1 है तो परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, ऐसा बोलते हैं, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड, मतलब एकदम एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, उस तरीके से। और +1 मतलब परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, ऐसा था, बराबर ना। 0 है इसका मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। इसमें आर में दो बातें, एक तो मैग्नीट्यूड भी बताता है और ऊपर से स्ट्रेंथ मतलब डायरेक्शन भी बताता है। जैसे कि r इज इक्वल्स टू 0.8 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है। और स्ट्रेंथ कैसा है, स्ट्रांग है, रिलेशन कैसा है, स्ट्रांग है, क्योंकि 0.8 1 के करीब है। समझ में आ रहा है। आर अगर समझो 0.2 है, इसका मतलब रिलेशन पॉजिटिव तो है बट 1 से दूर है, मतलब रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, ऐसा उसका मतलब हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव है बट लो कोरिलेशन है, ऐसा। आर अगर -0.9 है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव है कोरिलेशन, और नेगेटिव कैसा, स्ट्रांग नेगेटिव कोरिलेशन है। वही आर अगर -0.1 या ऐसा कुछ हुआ तो दूर है -1 से, इसका मतलब नेगेटिव तो है बट लो नेगेटिव कोरिलेशन है, ऐसा उसका मतलब है। तो आर का इतना ही मतलब है, आर का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, मतलब, लेकिन आर बहुत काम में आता है। अगर दो चीज के बीच में आर अगर +1 है, बराबर ना, आर अगर +1 है, तो आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो और हमने सम भी किया था, जहां पर हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाई करने के वजह रिटर्न सेम रहता है, बट हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, पोर्टफोलियो का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये भी अपने एग्जाम्पल देखे थे, अगर याद होगा तो 15 15 15 आ रहा था पोर्टफोलियो का रिटर्न,
और स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा था अपने को 14.14%, 14.14%, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का 9 पॉइंट समथिंग 09 ऐसे आ रहा था, बराबर ना, और रिटर्न जबकि 15% ही था पोर्टफोलियो का, करेक्ट। तो ये भी हमने एक सम किया था, ये अपने टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हैं। तो ये अपना क्विकली एक रिकैप ले लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अपने इसमें मैंने आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अपने फॉर्मूलाज किए थे। इफ ईयर इज गिवन तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला था समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, कोवेरिएंस r इंटू स्टैंडर्ड ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड ऑफ n, और कोवेरिएंस का ये दूसरा फॉर्मूला था जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला इस तरीके से होगा, यानी कि आप x माइनस एक्स बार निकालोगे, y माइनस वाई बार निकालोगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो कोवेरिएंस आ जाएगा। अब आगे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन में चले जाते, पहले एक बार कोवेरिएंस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 में आ जाओ, एक बार कोवेरिएंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कोवेरिएंस एक बार कैलकुलेट करना सीख जाते तो अच्छा रहेगा। तो फाइंड आउट द कोवेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी कोवेरिएंस निकालने की बात कर रहे हैं, मार्केट कंडीशन दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, तो अपने को तुरंत फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, x माइनस एक्स बार करेंगे, बराबर है, y माइनस वाई बार करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्लियरली फॉर्मूला जो है ना वो विजुअलाइज होना चाहिए, या ऐसे अपना फॉर्मूला रहेगा y माइनस वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी, पी को पहले लो या बाद में लो, इन शॉर्ट ये कोवेरिएंस का है। इसमें प्रोबेबिलिटी है तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, x इंटू पी और y इंटू पी, नहीं क्या ऐसे करेंगे तो अपना x बार और y बार आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, ट्राई करो, स्टार्ट करो क्वेश्चन, ट्राई करो कैसे करेंगे, टेबल्स विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आंसर कैसे सॉल्व होगा करके। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। कंडीशंस दिया हुआ है x y प्रोबेबिलिटी, x इंटू प्रोबेबिलिटी, y इंटू प्रोबेबिलिटी, बुलिश, स्टेबल, बेरिश, %40, 20%, -15%, y का है 30%, 25%, 18%, ऐसे रिटर्न दिया हुआ है, 0.3, 0.5, 0.2। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के बताओ टोटल क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, तो ये x बार हो जाएगा, ये y बार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 19 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 25.1, ये अपने टोटल है। स्टेप कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरिएंस, कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस में कंडीशन फिर से प्रोबेबिलिटी, रिटर्न ऑन एक्स, आर एक्स लिखता हूँ, रिटर्न ऑन वाई जो दिया हुआ है आर एक्स माइनस आर एक्स बार, और फिर आर वाई माइनस आर वाई बार, और फिर पी इंटू आर एक्स माइनस आर एक्स बार इंटू आर वाई माइनस आर वाई बार, ऐसे। तो कंडीशन है बुलिश, स्टेबल, बेरिश, ये दिया हुआ है अपने,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.3, 0.5, 0.2, कॉपी कर रहा हूँ। रिटर्न्स दिया हुआ है 40, 20, -15, 30, 25 और 18। अपना जो RX है वो 19 है, तो एक एक को माइनस करेंगे। 40 - 19 पहला वाला, तो वो आ जाएगा 21। 20 - 19 1 आ जाएगा। -15 -19 तो -34 आ जाएगा ये वाला। RY 30 और RY बार जो है वो 25.1 है, तो 30 - 25.1 इज 4.9। 25 - 25.1 इज -0.1 एंड -0.7.1 ऐसे आ गया। देन मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 4.9 इंटू 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 इंटू 4.9 इंटू 0.3, तो आंसर आ रहा है 30.57। अच्छा 87 है, 30.87, 30.87 है। 0.05 नेगेटिव। उसके बाद ये टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 79.1% स्क्वायर, और ये आपका है कोवेरियंस। इसके बीच में एक्स और वाई के बीच में, कोवेरियंस एक्स और वाई के बीच में ये 79.1% स्क्वायर हो गया होगा अपना। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आ जाएंगे पैरा 25 में। तो पैरा 25 में ऐसा बोला है कि हाउ टू कंप्यूट द पोर्टफोलियो रिस्क, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, बराबर। तो मेथड 1 बोलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, याद रखेंगे। एक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें स्टेप 1 है फॉर ईच ऑब्जर्वेशन वी कंप्यूट द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। याद होगा मैंने क्या बताया था, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज। याद रखना, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज। उसके बाद द स्टेप 2 है द पोर्टफोलियो नाउ रिसेंबल्स एज अ सिंगल सिक्योरिटी। अब वो सिंगल सिक्योरिटी हो गया। कंप्यूट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन द सेम वे एज हम लोग करते थे, बराबर ना। यानी कि कैसे होगा मैं समझाता हूँ। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन कर लेते मेथड 1 का, तो अपने अपने को पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, calculate the expected return and standard deviation of the following investment A and B exclusively, and also if total investment is divided 1/2 in each। यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है ए और बी का, एक्सक्लूसिवली ए और बी का, एंड ऑल्सो इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच, मतलब पोर्टफोलियो का भी निकालना है, बराबर है ना। तो बहुत क्लियर है। हाँ, तो इकोनॉमिक जो प्रिडिक्शंस है आर एज फॉलोज। तो इकोनॉमी दिया हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन दिया हुआ है, रिसेशन, स्टेबल, एक्सपांशन, और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। उसके बाद रिटर्न फ्रॉम ए स्टॉक दिया हुआ है, रिटर्न फ्रॉम बी दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा डेटा दिया हुआ है, ए का रिटर्न है, बी का रिटर्न है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, बराबर ना। मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे। ए का रिटर्न चाहिए तो क्या करेंगे, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी। बी का रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी, बराबर है। अच्छा, अब मालूम है अगर अपने को वेट्स पता है तो रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज, बराबर है। तो हर एक कंडीशन में निकालेंगे, करेक्ट।
और फिर जो रिटर्न ऑन प्रोबेबिलिटी आएगा उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आ जाएगा। मैं प्रोबेबिलिटी भूल गया। पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज किसका? ए का और बी का, बराबर ना? ठीक है। और उसके बाद वो जो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आया उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे, बराबर ना? जैसे प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। तो ये टेबल मेथड है, हमने फॉर्मूला नहीं यूज किया, हम लोग टेबल से जा रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, इसको टाइप 1 दे सकते हैं। ये टाइप 1 है आपका। पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहा हूं मैं। सबसे पहला कॉलम कंडीशन का लिखेंगे, सबसे पहला कॉलम कंडीशन का लिखेंगे, दूसरा प्रोबेबिलिटी का लिखेंगे, तीसरा रिटर्न ऑन ए का लिखेंगे, रिटर्न ऑन बी का लिखेंगे, उसके बाद रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो लिख रहा हूं मैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, उसका कॉलम आ जाएगा। यानी कि इसको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखने की जगह पे अपने आर ए इंटू पी लिखते हैं, आर ए मल्टीप्लाइड बाई पी मतलब प्रोबेबिलिटी, आर ए मल्टीप्लाइड बाई पी लिखते हैं। जैसे ही आर ए मल्टीप्लाई सॉरी आर बी मल्टीप्लाइड बाय पी करेंगे, और फिर आर पी मल्टीप्लाइड बाय पी करेंगे। पी मतलब प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन 3 दिया हुआ है, रिसेशन है, बराबर है? रिसेशन है, उसके बाद स्टेबल है, एक्सपांशन है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2, 0.5 और 0.3 है। 10, 14, 20 कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन से। रिटर्न्स ऑफ ए, रिटर्न्स ऑफ बी दिया हुआ है 6, 15 और 11। पोर्टफोलियो का रिटर्न जो होता है वो वेटेड एवरेज होता है, इक्वली हाफ बोला है तो वेट्स 0.5, बराबर ना, इनटू रिटर्न ऑफ ए प्लस 0.5 इनटू रिटर्न ऑफ बी, ऐसे हो जाएगा। रन अपने रेफरेंस के लिए लिख के रखेंगे, 0.5 इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस 0.5 इंटू रिटर्न ऑफ बी, तो 0.5 इंटू 10 प्लस 0.5। और जब 0.5 होता है ना तो 0.5 करते नहीं बैठने का, सीधा सिंपल एवरेज लेने का, सबसे बढ़िया शॉर्टकट। एग्जैक्टली, 10 प्लस 16 अपॉन 2 इज 8। जब इक्वली होता है ना तभी तभी सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज सेम होता है, जब वेट सेम होते हैं, याद रखना। 14 प्लस 15 अपॉन 2 कर सकते हैं, तो 14.5, 14.5, 14.5 और 15.5। उसके बाद हर एक रिटर्न्स को मल्टीप्लाई बाय उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से करेंगे। पहला वाला ए का है तो 10 इंटू 0.2 करेंगे, चेक करो आंसर, मुझे ज़रा टोटल दे दो। हमको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जो आएगा उसको एक्सपेक्टेड आरबी बोलेंगे, यहाँ जो आएगा उसको एक्सपेक्टेड आरपी बोलेंगे, पोर्टफोलियो का रिटर्न। ओके, और पी का 13.5 हो गया।
क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा था इंडिविजुअल का। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कंडीशन थोड़ा स्ट्रिंग करके लिखना पड़ेगा। रिसेशन, टेबल, एक्सपांशन, प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.5, 0.3, आर ए कॉपी करेंगे, आर बी कॉपी करेंगे, आर पी कॉपी करेंगे, फिर आर ए माइनस आर ए बार द होल स्क्वायर, बराबर ना, इंटू पी करेंगे। वैसे ही आर बी माइनस आर बी बार द होल स्क्वायर इंटू पी करेंगे, और वैसे ही आर पी माइनस आर पी बार द होल स्क्वायर इंटू पी करेंगे। ठीक है, अपना क्या हो रहा है कि कॉलम्स आप कम कर सकते हो, समझे ना। आप चाहे तो शुरुआत के 3, फिर मिस्टेक होने का चांसेस होता है, तो अगर ऐसा दिखाएंगे सारा कॉलम तो अच्छा रहेगा। और हाँ, और एक मिस्टेक होने का चांस है जो डिस्कस कर लेता हूँ। लोग गलती से कभी कभी ये कॉलम्स ले लेते हैं, ये जो 3 है ना, ये 3, ये देखो, ये 3, ये लास्ट के जो 3 अभी दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये कॉलम्स उठा लेते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि वो आरे लेने के जगह पे गलत है। ये सब संभालना, ये सब गलतियां बता रहा हूँ एग्जाम में क्या क्या गलतियां होती है। मतलब फटाफट फटाफट अपने आर ए इंटू पी है ना, वो कॉलम उठा लिया। अरे अपने को आर ए इंटू पी वाला कॉलम नहीं चाहिए, अपने को आर ए आर बी ओरिजिनल कॉलम चाहिए, और उनको माइनस करना है। बाद में बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट कर लो। हाँ, जो ऊपर आर ए आया था बार, वो 15 था, फिर लिख लेंगे 15 ऊपर। आर बी बार 12 आया था, और ये 13.5 आया था। 10 माइनस 15 इज -5, उसका स्क्वायर, -5 इंटू इक्वल्स टू 25, 25 इंटू 0.2 दैट इज 5। ऐसे ही अगला करेंगे। 14 माइनस 15 इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 0.5 इज 0.5, 20 माइनस 15 इज ट्वेंटी माइनस 15 इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 0.3 इज 7.5। ये अपना वेरिएंस आ जाएगा यहाँ पर टोटल इसका। ये पे ख़त्म कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस। सभी का हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने किया ना अभी फिलहाल, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि हमने टेबल से पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल लिया। और एक मेथड है फॉर्मूला मेथड, ठीक है, वो भी सीखेंगे थोड़ी देर में। नोट्स पे जाते हैं। एक क्वेश्चन है ना, आई थिंक एक बार क्वेश्चन 12 देखो लिंक्ड है, तो जरा क्वेश्चन 12 एक बार कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 ट्राई करो, क्वेश्चन 12 देखो क्या दिया है। आ जाते अपने क्वेश्चन पे। तो अपने को प्रपोर्शंस दिया हुआ इस बार,
देखो 3 अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है, यानी कि पहले इसमें बोला है 20% ए में डालो, 80% बी में डालो, ठीक है। उसके बाद 70% ए में डालो, 30% बी में डालो। उसके बाद बोला है 50% ए में डालो और 50% बी में डालो, ऐसे यूजिंग द डाटा फ्रॉम द वेरियस फ्रॉम द प्रीवियस कैलकुलेट द कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, है ना, मतलब कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालना है, एंड देन कंप्यूट द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ ऑल द पोर्टफोलियोज फॉलोइंग पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन द कोरिलेशन कोवेरिएंस, बराबर ना, कोरिलेशन कोवेरिएंस के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो जाते हैं अपने नोट्स पे, ये डेटा है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन 12, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस। कंडीशंस दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी है, इस बार आर ए है, आर बी है, आर ए माइनस आर बी बार, आर ए बार करना है, एक कॉलम इसका होगा, दूसरा कॉलम आर बी माइनस आर बी बार का होगा, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी इंटू आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार, ऐसे होगा, करेक्ट है ना, करेक्ट। तो ये रिसेशन है, यहाँ पे स्टेबल है, और फिर एक्सपांशन है, प्रोबेबिलिटी अपने दिया हुआ है 0.2, 0.5, 0.3, 10, 14, 20, 6, 15, 11, ये अपना 15 था, ये अपना 12 था। इंडिविजुअल डिविएशन ढूंढ रहे, -5, -1, 5, -6, 3, -1, फिर इनको मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 इंटू -5 इंटू -6, 6 आ जाएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना, 0.5 इंटू 1 इज 1 is 0.5, 0.5 into -1 is -0.5 into 3 is -1.5, 0.3 into 5 is 1.5 into -1 -1.5, और फिर टोटल लेंगे, आंसर आ रहा है +3, मतलब कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 3, दिस इज परसेंटेज स्क्वायर, याद रखना, दिस इज परसेंटेज स्क्वायर। अपने को कोवेरिएंस पूछा था, तो हमने कोवेरिएंस निकाल लिया है, हो गया है क्या, डन, बाकी है कर लो जल्दी। आगे कोरिलेशन बोला है कैलकुलेट करने के लिए, तो अगर कोवेरिएंस है तो कोरिलेशन बहुत सिंपल है, बराबर ना, अपने ऑलरेडी सुनो स्टैंडर्ड डिविएशन, एग्जैक्टली, तो कोरिलेशन बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन अपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। आर जो है, आर बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, तो कोवेरिएंस था 3 अपॉन 3.61 मल्टीप्लाइड बाय 3.46, देखो क्योंकि ऊपर का कोवेरिएंस पॉजिटिव था, इसके लिए आंसर अपना पॉजिटिव में आएगा 0.24, आर है अपना 0.24, ये अपने हो गया होगा। अब देखो इसको जो करना है, मतलब वेट्स दिया हुआ है ना, तो अपने रिस्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वेट्स को यूज करके, तो कैसे करेंगे, तो अपने फॉर्मूला से करेंगे, तो एक बार नोटबुक में ना फॉर्मूला लिख लो एक बार, तो बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं टाइप 2 फॉर्मूला, ये टाइप 2 कर रहे हैं फॉर्मूला से, मैंने जानबूझ के 3 बार दिया है ताकि अपना प्रैक्टिस हो जाए। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड है, पोर्टफोलियो का अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है,
तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ले रहे, स्टैंडर्ड का स्क्वायर ए का मतलब, प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, बराबर है, और फिर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ए कॉमा बी। इस पार्ट को है ना, इस पार्ट को एक बार यहीं पे कवर कर लेता हूँ। कोवेरियंस का एक फॉर्मूला था, मतलब अगर आर दिया होगा आर, तो फिर कोवेरियंस नहीं है अपने पास तो निकालने की जरूरत नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा पार्ट सेम रहेगा और कोवेरियंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आर इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ बी, बराबर ना। इसको चाहे तो अलग से लिख के भी लेंगे, इसको अलग से चाहे तो लिख के भी लेंगे, व्हेन आर इज गिवन, व्हेन आर इज गिवन, समझो आर है आपके पास, तो पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू आर ए कॉमा बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। ऐसे यानी जस्ट मैंने कोवेरियंस को सब्स्टिट्यूट किया और कुछ किया ही नहीं यहाँ पर, ये अपने फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अपने क्वेश्चन में बोला था रिटर्न और रिस्क निकालने के लिए, क्या बोला था, रिटर्न और रिस्क। तो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पहला 3 केसेस दिया है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न एंड रिस्क बेस्ड ऑन वेट्स गिवन। अपने को मालूम है पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो वेटेड एवरेज होता है। तो केस 1 में वो बोल रहे हैं वेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.2 और वेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0.8 ऐसे दिया हुआ है। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, सिक्योरिटी ए और बी है हमारे पास, उसके रिस्पेक्टिव रिटर्न्स है। ए का रिटर्न था 15 एक्सपेक्टेड रिटर्न और बी का था 12। अपने पास वेट्स है 0.2 0.8, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब आर बार मल्टीप्लाइड बाय वेट करेंगे तो 3, 12 इंटू 0.8 इज 9.6। तो ये जो अपना टोटल आ रहा है 12.6, दिस इज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। ये कब का रिटर्न है, जब अपना जो वेट्स है वो अगर 0.2 और 0.8 है तो, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको, तक अपने अभी तक रिस्क पे गए ही नहीं है, हम तो अभी सिर्फ रिटर्न निकाल रहे हैं। तो 15 हमने ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया था ए का, तो उसका वेट, क्योंकि पोर्टफोलियो में अगर 20% ए है तो 15 इंटू 0.2 और 12 इंटू 0.8 ऐसे। इसके बाद अभी अपना आंसर मैच नहीं करेगा, ऊपर जो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला था ना वो 0.5 के हिसाब से निकाला था, तो तीसरे केस में आएगा वो, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। तो अभी के इसका ही सेम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, बराबर ना। फॉर्मूला एक बार लिखेंगे, जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वेट ए का स्क्वायर, वेट ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू को वेरियंस ए कॉमा बी हमारे पास अवेलेबल है तो वही ले लेंगे, जानबूझ के फॉर्मूला को एक्सपांड नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान दो, अपने अगर ऊपर जाएंगे तो अपने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पर वेरियंस हमने ऑलरेडी निकाला हुआ था, ए का वेरियंस बी का वेरियंस सब रेडी है। ए का वेरियंस 13 है, बी का वेरियंस 12 है, दिखा। ए का जो वेरियंस है, ए का वेरियंस ये देखो 13 और 12 है, देख लो इधर, ये वेरियंस अपने निकाले हुए 13 और 12, बराबर ना। डायरेक्टली 13 और 12 ले लो, या 3.6 का स्क्वायर और 3.46 का स्क्वायर वो लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में अपने को ध्यान होना चाहिए, लिख लो। अपने ए का वेट था
0.2, तो 0.2 का स्क्वायर और 3.61 का स्क्वायर, डायरेक्ट बोलेंगे तो भी चलेगा, प्लस 0.8 का स्क्वायर और 3.46 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू कोवेरियंस भी निकाला था, मैं देख लेता हूँ कोवेरियंस कितना है। कोवेरियंस आ रहा था 3, तो इंटू 3 लिखेंगे। अभी मैं एक क्लियर सा बात क्लियर कर देता हूँ, सुनो, ये ध्यान रखना, ये अगर डेसिमल में ना, डेसिमल में, तो इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखो, ठीक है, ये याद रखना। इसको भी आप डेसिमल में लोगे ना, ये पार्ट और ये पार्ट भी डेसिमल में, ऐसे करो तो बहुत डेसिमल्स आ जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करने का ना, परसेंटेज में फॉर्म करने फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये एक डेसिमल में लेंगे और दूसरा परसेंटेज में ही ले लेंगे, समझा, तो इजी पड़ेगा। इसके लास्ट में देखो मैंने इसको भी 3 लिया, 3% स्क्वायर है, 0.00 ऐसा करके वो सब नहीं करेंगे, ठीक है, अपना डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ाएंगे, ये ध्यान में रखना। डायरेक्टली करो कैलसी पे, 0.2 इंटू इक्वल्स टू इंटू 3.61 इंटू 3.61, मैं इसको ऐसे करूंगा, 0.2 लूंगा इंटू इक्वल्स टू, फिर इंटू 3.61 इंटू 3.61, जो भी आएगा वो मेरा पहला वाला आंसर है, उसको m प्लस करके रखूंगा, 0.52 आएगा, m प्लस करके रखूंगा, फिर दूसरे वाले पे जाऊंगा, 0.8 इंटू इक्वल्स टू स्क्वायर हो गया इंटू 3.46 इंटू 3.46, कैलसी पे बहुत फटाफट हाथ चलना चाहिए, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लूंगा 7.68, m प्लस प्रेस करूंगा। उसके बाद तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 इंटू 0.2 इंटू 0.8 इंटू 3, आंसर आ रहा है 0.96, MRC करूंगा और फिर वहीं पे रूट निकाल लूंगा, तो आंसर आ रहा है 3.07, ये परसेंटेज में। तो इसका टोटल जो आ रहा है 3.02 आ रहा है परसेंटेज। ऐसे ही केस 2 ट्राई करो, हो गया क्या सभी का? हो गया तो आगे बढ़ेंगे, केस 2 निकालेंगे, केस 2, केस 2 निकालेंगे। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में मेरे को लगता है वेट जो दिया है वो वेट ऑफ ए है 0.7, सेम रहेगा, वेट ऑफ बी है 0.3, मतलब वेट्स बदल गए इस बार, वापस सेम चीज़ें करनी है, ठीक है। स्टार्ट करो, पहले कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। सिक्योरिटी ए है, बी है, का रिटर्न हमें पता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 है, 12 है, रेट्स पता है 0.7, 0.3, एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू डब्ल्यू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, उसका टोटल करेंगे तो। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब रिस्क होता है, याद रखेंगे, वो डायरेक्टली कभी भी ऐसा बोलेंगे नहीं कि स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं करो, बोल सकते कि रिस्क निकालो, तो अपने को पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो का रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। 15 इंटू 0.7 10.5 आएगा, 3.6 आएगा और ये 14.1 आ जाएगा टोटल। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, जीरो पॉइंट सेवन स्क्वायर, 3.61 का स्क्वायर, 0.3 स्क्वायर, 3.46 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू कोवेरियंस था 3, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे थे केस 2 का।
का टोटल करके रूट निकालेंगे। एट 8.75 टोटल आ रहा होगा, उसका रूट निकालेंगे तो आंसर होगा 2.95%। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो केस है, केस 3, उसमें वेट ऑफ ए 0.5 बोला है और वेट ऑफ बी 0.5 बोला है, बराबर है। तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। वेट्स अगर इक्वल है तो सिंपल एवरेज लेंगे तो भी चलेगा, बट फिर भी कर लेते हैं। सिक्योरिटी ए बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है हमारे पास 15 12, वेट्स दिया है 0.5 0.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू वेट्स, आंसर आ जाएगा 7.5 और फिर 6, तो टोटल आ रहा है 13.5। अगर याद होगा तो यही रिटर्न ऊपर भी आ रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में। देख लेते हैं फॉर्मूला से सही आ रहा है क्या। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ इस बार, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, डायरेक्ट वेरिएंस ले लिया मैंने, चलेगा, प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस इज 3। टोटल कितना आ रहा है बताओ, फाइनल आंसर बता दो चलेगा। अच्छा, मतलब अंडर रूट 7.75 बोल रहे हैं, है ना, और फिर 2.78% ऐसे आ रहा है। यही आ रहा था क्या, चेक कर लो। 2.78 एक बार चेक कर लेंगे। ऊपर हम ये यहाँ पर थे, यहाँ पर 2.78 देखो आ रहा था ना इधर पोर्टफोलियो में 2.78, तो यही चीज़ है। ठीक है, तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं, तो दोनों मैंने प्रूफ कर दिया, दोनों मेथड से कर सकते हैं। जिसका नहीं हुआ वो लोग कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो एक बार। कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट स्टेट एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी ए एंड बी। बराबर ना, रिटर्न ऑफ ए दिया है, रिटर्न ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए तो इजीली आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी आ सकता है ना। रिटर्न ऑन ए को मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करके टोटल ले लेंगे, वैसे ही बी का भी निकाल लेंगे। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस टू सिक्योरिटी। सपोज एन इन्वेस्टर हैज, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है दोनों का, उसके बाद मतलब इंडिविजुअल निकालना है, उसके बाद सपोज एन इन्वेस्टर हैज 20,000 टू इन्वेस्ट, he invests 15,000 in security A and the balance in security B, वो S नहीं है B है, सिक्योरिटी B। ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब बाद में पोर्टफोलियो का पूछा है, पहले इंडिविजुअल निकालेंगे बाद में पोर्टफोलियो। चलो ट्राई करो।
ये आंसर्स आ रहे होंगे, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो तभी। बराबर है, एक्सपेक्टेड चेक कर लो फाइनल आंसर्स। स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशंस आने चाहिए। अर्जुन आई थिंक पहले भी एसएफएम कहीं पे कर चुका है, तो वो बता रहा है बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप इसको एक्सप्लेन कर दिए करके। ठीक है, तो जिसने किया होगा ना उसको समझ में आएगा सब डिफरेंस, कि अपने बहुत एकदम आसान कर दिया है। ठीक है ना, बहुत सिंपल हो। और थोड़ा सा है ना फॉर्मूलाज देख लेते हैं। आप आपके नोट्स में थियरी जो है में यहाँ पे आ जाओ इस पेज पे, तो इसको फिल कर लेते एक बार, जगह दी हुई है, आप आपके नोट्स में लिख सकते हो। पैरा 25 पे हूँ मैं। हाउ टू कंप्यूट पोर्टफोलियो रिस्क। तो व्हेन कोरिलेशन इज गिवन, तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो जब कोरिलेशन दिया है तो अपने फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट ऑफ ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू आर ए कॉमा बी के बीच का आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। ऐसे तो वेट ऑफ ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। इसी चीज को आगे बढ़ते हैं, वो लोग कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल में ऐसा बोला गया है कि अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज 1 एंड 2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो उन्होंने वेट्स दे दिया है, बराबर ना। तो इसको जरा करेक्शन कर लेंगे।
वेट ऑफ ए लिख लो, वेट ऑफ बी लिख लो, या 2 लिख लो चलेगा। वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी 0.6। तो अपने पास आर दिया हुआ है, तो एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये निकालना कोई डिफिकल्ट है, आप निकाल सकते हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे। 10 ये लोग बोल रहे हैं रिस्क ऑफ अ फंक्शन, यानी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम पोर्टफोलियो का कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका फंक्शन है, तो क्या क्या है उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो में। एक तो वेट्स है, देखो पहला पॉइंट वही बोला है, द प्रपोर्शन इन्वेस्टेड। दूसरा रिस्क ऑफ द कंपोनेंट सिक्योरिटीज, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी कितना है, बराबर ना। और को रिलेशन आर जो है ना वो, बराबर ना, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है उस हिसाब से वो मूव होगा। तो जब वेरिएंस को वेरिएंस दिया होता है, जब को वेरिएंस दिया होता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का, वेट ऑफ ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, सब अपने कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन दे रहा हूँ, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी को वेरियंस ए कॉमा बी, जितनी बार फॉर्मूला करेंगे उतना अच्छा है। अब बात को समझो क्या होगा, देखो हाँ, अभी ट्विस्ट देखो, देखो कैसे मैं इस फॉर्मूला को है ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आर अपना पहले केस में 1 ले रहे 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं, थोड़ा एल्जिब्रा इन्वॉल्व है, ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने को फिर फाइनल जो आउटपुट आएगा ना उसको अपने को याद रखना है, ये ध्यान में रखना, अपने को कोई डेरिवेशन ये वो निकालना नहीं है, ठीक है ना, ये तो मैं ध्यान बांट रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी पी, मतलब पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो वेट ऑफ ए का स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर है, प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी है। अब आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, बराबर ना। और वो लोग बोल रहे हैं जो आर है ये आपका 1 है, ये आपका 1 है। तो बात को समझो, ये ना ये इस चीज को अपने, ये ए स्क्वायर हो गया, मतलब वेट ऑफ ए का स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ए का स्क्वायर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए द होल स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, पूरा पार्ट ए हो गया, ये पूरा पार्ट, समझ रहे हो, है ना। मैं मार्क कर रहा हूँ, हाँ मैं मार्क कर रहा हूँ मैं, ये जो पूरा पार्ट है ना ये ए हो गया, यानी कि इसको द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ये जो पार्ट है ना ये पार्ट, इसको पूरे को, इस पूरे को वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझे। और इधर क्या हो गया मालूम है, देखो बात को समझो, ये मतलब ये तुम्हारा बी स्क्वायर हो गया समझो, ठीक है। फिर ये 2 है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना ये दोनों को, तो ये तुम्हारा ए हो गया, और ये जो तुम्हारा दोनों है ना ये तुम्हारा बी हो गया। तो अगर तुम्हें याद होगा आइडेंटिटीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर ना। ये जो है ना मार्किंग, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मार्किंग है, हाँ ये जो मार्किंग है, ये वेट ऑफ ए और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, इसको मैं ए ले लेता हूँ, वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ये मेरा बी हो गया, बराबर ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे इसका एक्सप्लेनेशन है, अपने को डेरिवेशन कहीं भी नहीं आने वाला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर ना, अंडर रूट ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए, मेरा क्या था मालूम है, वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, ये मेरा ये था, प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ये मेरा बी था, द होल स्क्वायर, स्क्वायर भी और स्क्वायर रूट भी है तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। अब बात को समझो यहाँ पर, यानी कि हुआ क्या पता है, अगर आर मेरा +1 है तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे कि अगर आर +1 है, कोरिलेशन एग्जैक्टली परफेक्टली पॉजिटिव है, देन जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज वेटेड एवरेज, इज व्हाट, वेटेड एवरेज, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, लिख लो। प्लीज लिख लो इसको, अगर +1 है तो ये सीन होगा, अगर r -1 है तो कुछ इस तरीके से होगा, वेट ऑफ ए का स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू आर, बराबर ना, इस बार वो माइनस हो जाएगा, इंटू स्टैंडर्ड ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड ऑफ बी। तो मतलब इस बार क्या होगा, क्योंकि r -1 है तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन दे दूंगा,
यहाँ पर मेरे माइनस का साइन दे दूंगा, माइनस, और इधर ये 1 है मेरा, ठीक है। तो ये मेरा r जो है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो जैसे ही माइनस आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस बी द होल स्क्वायर, बराबर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर ये वाला था ए स्क्वायर, ये था बी स्क्वायर, ये था माइनस 2ab। अपने को पता है ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर होता है। तो जैसे इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए माइनस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। तो सिंपल हो गया, आर अगर प्लस है तो बीच में प्लस ले लो वेटेड एवरेज करके, और आर अगर माइनस है, -1 है, तो बीच में माइनस ले लो। आर अगर +1 है तो बीच में प्लस आएगा यहाँ पर, और आर अगर माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि ये भारी पड़ जाए पहले वाले कंपोनेंट पे और आंसर नेगेटिव आ जाए, ऐसा हो सकता है। ऑलवेज टेक पॉजिटिव आंसर, लिख लो, ऑलवेज टेक पॉजिटिव आंसर, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन नेगेटिव होता ही नहीं है। ऑलवेज टेक पॉजिटिव आंसर। यहाँ पे कुछ समरी दिया हुआ है, ये अभी तक जितने किए ना उसका पूरा पोर्टफोलियो का समरी है, तो दैट आपको जब रिवाइज करना हो तो आपको इजीली आप रिवाइज कर पाओ। पोर्टफोलियो रिस्क क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज, है ना, इज नॉट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज, मतलब वेटेड एवरेज नहीं है, सिर्फ रिस्क जो है वो वेटेड एवरेज नहीं है, रिटर्न वेटेड एवरेज है, बराबर है, इज नॉट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज। और एक्सेप्शन क्या है, अगर +1 है तो वो वेटेड एवरेज है, ये अभी हमने देखा। हाउ टू कैलकुलेट कोवेरियंस, तो पहले एवरेज रिटर्न निकालो, इंडिविजुअल डिविएशंस निकालो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और फिर उसका एग्रीगेट मतलब टोटल ले लो, बराबर ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आगे हाउ टू कैलकुलेट को रिलेशन, तो पहले कोवेरियंस निकालो, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बराबर है। उसके बाद रिलेशनशिप, अगर जो को रिलेशन है वो अगर -1 है, अगर परफेक्टली -1 है ना, तो जो रिस्क है ना उसको 0 तक लेके जा सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो उसको 0 पे लेके जा सकते हैं अगर r -1 हुआ तो। लेकिन r अगर -1 और +1 के बीच में है ना, दो सिक्योरिटीज के बीच में, तो रेड्यूस कर सकते हैं बट 0 पे नहीं जा सकते, ये ध्यान में रखना। और अगर +1 है ना तो भी हम कैनॉट बी रेड्यूस टू 0 100%, ठीक है ना, ऐसा है। तो अपने ये हो गया है। एक मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई सम कर सकते हैं क्या अपने। 14th एक बार देख लो, 14 सम स्क्रीन पे देख लो एक बार। कुछ चल रहा है दिमाग, कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे मेन चीज क्या है ना, प्रेजेंटेशन। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। ए इज प्रेजेंटली कंसर्न्ड with the investment of rupees 1 lakh. Rana, she has two securities, S1 and S2 for this purpose, मतलब दोनों सिक्योरिटीज है। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टू सिक्योरिटीज, एक्सपेक्टेड रिटर्न है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। वो लोग क्या बोल रहे पता है, कोएफिशिएंट कोरिलेशन भी दिया हुआ है। शी हैज डिसाइडेड टू कंसीडर ओनली 5 portfolios of S1 and S2 as follows। ये S1 एंड S2 है, यहाँ पे S1 और S2 के वो लोग ने उसने पोर्टफोलियोज बनाए। पहले ऑप्शन में वो बोल रही है कि सारा का सारा जो पैसा है वो अपने 100% S1 में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा बोल रही है 50-50 करते हैं, तीसरा ऑप्शन उसके पास है 75% एंड 25% का, चौथा ऑप्शन है 25% एंड 75% का, और पांचवा ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है, ऑल दी फंड्स इन्वेस्टेड इन S2। तो अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का निकालना है। तो अपने को याद आ रहा होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पोर्टफोलियो का है वो क्या होगा, वेटेड एवरेज, याद है।
वेटेड एवरेज है। तो पहला वाला तो समझ में आ गया। दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी कि रिस्क पूछ रहे, विच पोर्टफोलियो इज बेस्ट फॉर हर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क एंड विच पोर्टफोलियो फॉर हर इज बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। तो सब में वैसे कुछ नया नहीं है, तो अपने कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कॉलम समझ लो कैसे करना है, एक साथ एक ही टेबल में बना देंगे तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न है। तो पोर्टफोलियो के नंबर्स दिए अपने, पोर्टफोलियो तो 1 2 3 4 5। रिटर्न ऑफ S1 थोड़ा सा भारी जाएगा, RS1 लिखना पड़ेगा, दैट इज 12 12 12 12 12। वेट ऑफ S1 लिखता हूं मैं, फर्स्ट केस में वेट 100% है तो 1 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा लैग चल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.5 आएगा, तीसरे में 0.75 है, मतलब 75% है, ये 0.25 है और यहाँ पे 0 है। रिटर्न ऑन सिक्योरिटी S2 20 है, वेट्स लिख लेंगे। वेट्स कैसे लिखेंगे, अगर उधर 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, वहाँ 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 आएगा। S1 का वेट्स देख लेंगे, बैलेंस इधर आ जाएगा, या तो फिर क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। और फिर जो रिटर्न निकालना है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो रिटर्न वेटेड एवरेज है, मतलब RS1 इंटू वेट ऑफ S1 प्लस RS2 इंटू वेट ऑफ S2, इस प्रकार से, इस तरीके से कर सकते हैं। 12 इंटू 1 12 प्लस, मैं पहला वाला लिख देता हूँ, 12 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0, मतलब इसका आंसर 12 ही आएगा। 12 इंटू 0.5 6, 20 इंटू 0.5 10, तो 16 आएगा। कैलसी पे करेंगे, 12 इंटू 0.75 इक्वल्स टू M प्लस 20 इंटू 0.25 इक्वल्स टू M प्लस MRC 14। 12 इंटू 0.25 equals to M plus 20 into 0.75 equals to M plus MRC 18, यहाँ 20 आएगा। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, तो इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ मैं, नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। स्टैंडर्ड डिविएशन, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। तो केस 1 जो है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, केस 1 जो है उसमें ऑल फंड्स is invested in S1, therefore पोर्टफोलियो रिस्क, मतलब वो तो S1 का ही रिस्क होगा ना, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ S1, दैट इज 10%। केस 2 करेंगे, 50% ऑफ फंड्स इन S1 एंड 50% इन S2। तो वेट्स 0.5 0.5 है,
स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर, ए का पहले वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है तो उसका स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे वाले का 18 है इसके लिए उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू आर दिया इस बार तो 0.15 आर है इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, इस तरीके से होगा। मुझे ज़रा आंसर बता देना। 10.93% आ रहा है फाइनल आंसर। केस 3 करेंगे। वेट ऑफ S1 इज 75%, वेट ऑफ S2 इज 25%, सेम तरीके से। यहाँ पे 9.31 आ रहा है परसेंट केस 3 का। केस 3 में मैंने यहाँ पे गलती से 25 लिख दिया था यहाँ पर, तो वो 18 है, ध्यान रखेंगे किसी ने कॉपी किया होगा तो। फोर्टीन पॉइंट 09% केस 4 का। केस 5 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। हाँ, थर्ड पार्ट में वो लोग ने पूछा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे
सबका हो गया तो लिख लेंगे आंसर, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। थर्ड का आंसर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न। तो थर्ड क्वेश्चन में रिस्क पूछा है, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, तो रिस्क को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो देखो मिनिमम रिस्क कहाँ पर है, केस 5 में 18 है, 4 में 14.09 है, 3 में मेरे ख्याल से कम है 9.31 है ना। हाँ, तो लिखो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, कॉमा पोर्टफोलियो 3 is best because the risk is lowest, because the risk is lowest। ऐसे ही फोर्थ का भी लिख लेंगे रिटर्न के बारे में। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न, आई थिंक पोर्टफोलियो 5 बेटर है, बिकॉज सबसे ज़्यादा रिटर्न वहां पर था। करेक्ट, यहाँ पर यहाँ पे, तो इन सब में अपने चेक करेंगे तो पोर्टफोलियो 5 में सबसे ज़्यादा रिटर्न है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटर्न, पोर्टफोलियो 5 दैट इज all funds invested in S2 is best for her because expected return is highest। From the point of view of return, portfolio 5 that is all fund invested in S2 is best for her because expected return is highest, ऐसा है।